श्री श्याम ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन में मैं गौरी शंकर आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ मैथ के कुछ टॉपिक्स लेकर। तो कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली चल रही है तीसरी 3.4 नया चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं। 3.4 पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना। पूर्ण वर्ग विधि के अंदर समीकरण ये तो आपको पता ही है कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दो पक्षों में समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से आपको इन तथ्यों पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल चर पद रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में केवल चर पदों को ही रखा जाता है, अचर पदों का पक्षांतरण किया जाता है। नंबर 2, x की पावर 2 के गुणांक का सभी पदों में भाग दिया जाता है। x की पावर 2 का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में x ही आए, y भी आ सकती है, z भी आ सकता है, a भी आ सकती है। x की पावर 2 का मतलब यह है कि चर पद के अंदर जो भी चर पद आए उसकी पावर 2 वाला जो पद होगा उसके आगे जो गुणांक लगा हुआ होगा उसका सभी पदों में भाग दिया जाएगा। थोड़ा गुणांक के बारे में देख सकते हो, किसी बच्चे को नहीं पता हो तो जैसे 5x की पावर 2 है तो इसके अंदर गुणांक आगे जिससे गुणा किया गया है चर पद को वो कहलाता है। ये 5 इसमें गुणांक है x की पावर 2 का। कोई भी एक पद हो जैसे 3y की पावर 2 है तो इसका गुणांक है 3। तो x की पावर 2 के गुणांक का सभी पदों में भाग दिया जाता है। नंबर 3, x का गुणांक x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। इन 3 टॉपिकों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। यदि इन 3 टॉपिकों के बारे में पता है किसी स्टूडेंट को तो वो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण का हल कर सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, 3x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर है 0। इसको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन कोई भी विधि लगाने से पहले, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से हम प्रश्न को हल करें, चाहे हम द्विघाती सूत्र जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र उससे हम समीकरण को हल करें, चाहे हम गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करें, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके जो उत्तर आएंगे उन उत्तरों का कोई अस्तित्व है या नहीं है, या वो उत्तर केवल काल्पनिक हैं। तो इसके लिए कुछ नियम हैं कि उत्तरों का पता लगाना कि उत्तर वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। काल्पनिक का मतलब तो केवल जिनकी कल्पना हो सके, और वास्तविक का मतलब जो वास्तव में या हकीकत में हो सकें। जैसे कि किसी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं समीकरण बना करके, और उस क्वेश्चन में किसी की आयु से संबंधित प्रश्न है, किसी की आयु -40 वर्ष आ रही है, या आयत वर्ग से संबंधित कोई प्रश्न है उसकी लंबाई -20 मीटर आ रही है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वो केवल काल्पनिक उत्तर कहलाते हैं। तो इसका हमें पता पहले ही लग सकता है क्वेश्चन को हल करने से पहले ही कि इसके उत्तर काल्पनिक आएंगे या वास्तविक आएंगे। तो हमें उन्हीं प्रश्नों को हल करना होता है जिनके उत्तर वास्तविक हों, काल्पनिक न हों। तो इसके लिए रूल होता है कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त करते हैं हम। अब आपको ये तो मैंने बताया ही था द्विघात समीकरण जब शुरू की थी तभी बताया था कि x की पावर 2 के आगे जो मान है वो a का मान होता है, x के आगे जो मान है वो b का मान होता है और बगैर x वाला c का मान होता है जो कॉन्सोनेंट होता है। यहाँ पर भी a b c आए हुए हैं इसलिए आपको a b c के मान की जरूरत पड़ती है। यानी a का मान है हमारे पास यहाँ 3, अगर मिलान करें इसके साथ तो b का मान है हमारे पास -5 और c का मान है हमारे पास 2। इस सूत्र में हम मान रख के देखते हैं, इसको d या हिंदी में इसको विविक्त कर बोलते हैं। इसमें मान रख के देखें, यदि आपके पास बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए यानी धनात्मक संख्या आ जाए प्लस की, तो मूल या जिनको उत्तर को मूल बोलते हैं, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न बोल सकते हैं आप, अलग अलग बोल सकते हैं। यानी दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे और दोनों उत्तर वास्तविक आएंगे। यदि हमसे पूछा जाए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है तो वास्तविक मूलों का अस्तित्व होता है और काल्पनिक मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो केवल एक झूठ के समान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। यदि बी स्क्वायर -4ac का मान 0 के बराबर आए तब मूल वास्तविक होते हैं लेकिन एक समान आते हैं, एक समान मूल आते हैं। यानी उत्तर बराबर आते हैं। जैसे कि पीछे हमने गुणनखंड विधि में कई क्वेश्चनों को किया था जिनमें उत्तर बराबर आए थे, दोनों ही उत्तर बराबर आते हैं। मतलब कब आते हैं? जब बी स्क्वायर -4ac का मान है वो 0 के बराबर आ जाए। अगर बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से बड़ा जाए तो मूल वास्तविक तो होते हैं, उत्तर दोनों अलग अलग आते हैं। इन दोनों का ही अस्तित्व होता है क्योंकि ये वास्तविक मूल होते हैं, मूलों का अस्तित्व होता है इनमें। अस्तित्व मतलब वजूद, इनमें सत्यता होती है। मतलब बी स्क्वायर -4ac का मान यदि 0 से छोटा हो जाए यानी माइनस में मान आ जाए तो मूल फिर वास्तविक नहीं होते, मूल काल्पनिक होते हैं। ये केवल ऐसे सवालों के मूल क्या आएंगे? काल्पनिक होंगे। यानी केवल कल्पना तो की जा सकती है लेकिन ये ऐसे मूल वास्तव में प्राप्त नहीं हो सकते। इस नियम का पालन जो संख्या करेगी उस समीकरण के मूल उनकी केवल कल्पना तो हो सकती है लेकिन वो वास्तव में नहीं हो सकते। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं होता। अब यहां पर मैं आपको लगा के दिखाऊं ये, तो देखिए b का मान है हमारे पास -5, तो ये लिख लेंगे हम -5 की स्क्वायर। 4 गुणा में a का मान 3 गुणा में c का मान 2, 5 की स्क्वायर 25 आ जाएगा। -5 की स्क्वायर है तो -5 गुणा -5 माइनस माइनस गुणा में प्लस बन जाएगा और 5 5 25, माइनस में 4 3 12 12 दूनी 24, बच गया क्या हमारे पास 1। तो 1 प्लस का है, इसका मतलब ये नियम लग रहा है कि बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। पता है हमें सबको कि 1 है वो 0 से बड़ा होता है। तो फिर यदि हमसे पूछे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है इसमें। और मूल कैसे आएंगे? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, यानी दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम हल करें पूर्ण वर्ग विधि से। यदि मूलों काल्पनिक हों, यदि उनका कोई अस्तित्व न हो तो क्वेश्चन को हमें हल करने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही क्वेश्चन हल करके लास्ट में लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। आगे देखें, तो अब इस क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व है तो हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए
हम प्रयोग करेंगे इन तथ्यों का। लेफ्ट हैंड साइड में केवल चर पद ही रखते हैं, तो चर पद यहाँ पर 2 हैं, इन दोनों पदों को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 3x की स्क्वायर माइनस का 5x, इन दोनों चर पदों को छोड़ करके बाकी बच गया 2 अचर पद, इसका करेंगे पक्षांतरण। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी साइड चेंज होती है निशान बदलता है। पहले स्टेप के अनुसार हमने काम कर लिया है। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। x के गुणांक का सभी पदों में भाग दिया जाता है। x का गुणांक है 3, 3 का भाग सारे पदों में दें। जैसे कि पहला पद 3x की स्क्वायर है, इसके अंदर हम 3 का भाग दें, 3 से 3 कट जाएगा, x की स्क्वायर आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगी x की स्क्वायर। दूसरा पद है माइनस का 5x, इसमें 3 का भाग दें तो माइनस 5/3 इंटू x आ जाएगा। और आगे है माइनस का 2, इसमें 3 का भाग दें तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। तो दूसरे स्टेप के अनुसार भी हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब करेंगे हम तीसरे स्टेप के अनुसार क्वेश्चन को। तीसरे स्टेप के अनुसार यदि हम क्वेश्चन करें तो x के गुणांक का आधा करेंगे। पहले देखेंगे x का गुणांक 5/3 है, निशान को नहीं देखना, सिर्फ गुणांक को देखना है। x का गुणांक है 5/3, यानी x का गुणांक अगर हम देखें तो ये है 5/3। गुणांक के बाद करेंगे इसका आधा। क्या करेंगे? आधा। किसी भी संख्या को आधा करना हो तो नीचे वाली संख्या को दुगुना करना होता है। जैसे 5/3 का आधा करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो उसको अगर आधा करना हो तो नीचे वाली संख्या को डबल करना होता है। यदि कोई संख्या नीचे नहीं है, जैसे 1 का आधा करना है तो नीचे 2 लगा दिया जाएगा। अगर 1/2 का आधा करना है तो नीचे वाली को 2 से गुणा कर दिया जाएगा, 1/4। यानी किसी भी संख्या का आधा यदि हमें करना है तो नीचे वाली संख्या को डबल करना होता है। 3 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा। 5/3 का आधा 5/6। अब आधा करने के बाद आगे हमें लिखा है कि इसका क्या करना पड़ेगा हमें? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ये हो गया आधा। अब आधे का वर्ग, आधे का वर्ग करेंगे तो 5/6 की स्क्वायर हो जाएगी। अब इसका करना क्या है कि दोनों पक्षों में इसको जोड़ना है। पहले हमने देखा x का गुणांक जो है 5/3, फिर इसका कर दिया हमने आधा जो बन गया 5/6, और फिर आधे का क्या करना है? वर्ग, जो 5/6 की स्क्वायर हो गई। अब इसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा? x की स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 5/6 की स्क्वायर, इस साइड में भी जोड़ देंगे, और 5/6 की स्क्वायर इस साइड में भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए आगे कैसे करना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। जब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए तो उसको ऐसे हल किया जाता है। पहला पद लिया जाएगा यहाँ से, यहाँ पर जो निशान हो वो निशान लिया जाता है, फिर अंतिम पद लिया जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग है इसलिए इसकी होल स्क्वायर इसके बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम हल करें तो पहला पद x आ जाएगा, यहाँ पर जो निशान है वो निशान आ जाएगा, फिर आखिरी पद है आपके पास 5/6, ये आ जाएगा, और इसकी होल स्क्वायर ले लेंगे। बीच वाले पद को छोड़ दिया जाता है, जो छूटता नहीं है, इसके अंदर ही समायोजित होता है, सिर्फ दिखाई नहीं देता। जैसे इसमें 2ab दिखाई नहीं देता। आगे की क्वेश्चन को हल करें तो -2/3 प्लस 5 की स्क्वायर 25 और 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये सेम आ जाएगा 5/6 की स्क्वायर, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसको हल करना है, 3 का और 36 का लघुत्तम लेना है। तो पता है कि 3 का भाग 36 में जा ही रहा है और 36 का भाग 36 में जाता ही है, तो दोनों का लघुत्तम भी क्या आ जाएगा? 36। 36 के अंदर 3 का भाग दें नीचे वाली संख्या का तो 12 आएगा। 12 को 2 से गुणा करें तो 24 आएगा। 36 में 36 का भाग दें 1 आएगा। 1 को 25 से गुणा करें तो 25 आएगा। ये आ जाएगा x माइनस 5/6 की होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/36। अब दोनों साइड का वर्गमूल निकाल दें। इधर से वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगी, इधर से वर्गमूल निकालेंगे तो रूट लग जाएगा,
x माइनस 5/6 प्लस माइनस √1/36। अब x माइनस 5/6 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब करेंगे पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर निशान बदलेगा, ये संख्या यहाँ पे माइनस की है, इधर जाएगी तो प्लस बन जाएगी, तो बन जाएगा x बराबर 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब इसका लघुत्तम लेकर इसको हल कर दो, दोनों के बटा में 6 है तो 6 लघुत्तम आएगा। 6 में 6 का भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, प्लस माइनस 6 में 6 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। x बराबर 5 में एक बार तो 1 जोड़ दें, यानी 5 प्लस 1/6, एक बार 5 में से 1 घटा दें बटे में 6, x बराबर 1 तो आ गया 6/6, दूसरा आ गया 4/6। x बराबर 1 उत्तर तो 1 आ जाएगा, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो उत्तर आ गए हमारे 1 और 2/3। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे